सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे भारतीय मकबूजा कश्मीर में एक वाक़या पेश आया है सयाहों के साथ, जहां एक फायरिंग के वाक़े में तकरीबन 26 सयाह हलाक हो गए। नाज़रीन, ये वाक़या बेसिकली नामालूम अफराद की फायरिंग से पेश आया, जहां अब तक जो डेथ टोल है वो 26 तक पहुँच चुका है और इसके बढ़ने का भी खदशा है। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर के सयाती मकाम पहलगाम में नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की और मौके से फ़रार हो गए। इस वाक़ये का होना ही था कि बेसिकली ये भारत की नाक़िस सिक्योरिटी को नाज़रीन बतदरीज जब भी वाक़या एक्सपोज करता है, और भारत अपने सिक्योरिटी फेलियर्स को कवर करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर देता है, चाहे वो उनके सियासतदान हो, चाहे वो उनका मीडिया हो। उन्होंने ना आओ देखा ना था, फ़ौरन ही अपने बेसिकली अपनी कोताहियों को छुपा कर उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी और ये कह दिया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस वाक़े की मज़ीद आपको तफसील बताएं कि कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने बेसरन मेडोज़ में तफरीक के लिए आए सयाहों को निशाना बनाया और इब्तदाई तौर पर 5 अफराद जाम भाग हुए जबकि 20 शदीद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद जो बेसिकली नाक़िस इंतज़ाम है रेस्क्यू के हों या सिक्योरिटी के, बेसिकली उसकी वजह से सयाहों की तादाद 26 तक पहुँच गई। और जो वज़ीर आला जो हैं मकबूजा कश्मीर के, जो एक ढोंग रचा के वज़ीर आज़म बने हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि यह हालिया सालों में होने वाला बहुत बड़ा हमला है जिसमें सयाहों को निशाना बनाया गया है। इंडिया हमेशा जो है उसने कश्मीर को एक ओपन एयर प्रिजन बना रखा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होती हैं, लाखों की अफवाज वहाँ पे लोगों पे कब्ज़ा करने के लिए रखी हुई है, लेकिन उनका इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, या जो बेसिकली सबूत तो हमेशा ये कहते हैं, तारीख़ हमेशा ये बताती है कि भारत अपने फेलियर्स को कवर अप करने के लिए या पाकिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए हमेशा किसी न किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जो है सहारा लेता है, चाहे वो पुलवामा हमला हो या 26/11 मुंबई का हमला हो या ये हमला, ये भी एक उसी की कड़ी नज़र आता है जहां पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कोई भी बहाना तलाश करने के लिए भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया हो, जो वहाँ के मकामी लोग भी यही कहते हैं कि इसके पीछे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ही ये शाखसाना एक लगता है। और जैसे ही इसकी हम इस वजह से कह सकते हैं क्योंकि जैसे ये वाक़या हुआ, पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया भारतीय मीडिया ने, और पाकिस्तानी दुश्मनी का सबूत देते हुए हस्बे रिवायत मन घड़त और जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू किया। जैसे ही ये सहपहर ये हमला हुआ, उसके बाद रॉ से जुड़े हुए तमाम अकाउंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू कर दिया और ये भी बताया कि उन्होंने ड्रामा रचाने की भी कोशिश की कि यह मज़हब का सहारा लेते हुए सिर्फ जो है एक हिंदू मज़हब के लोगों को इसमें निशाना बनाया गया, जो बाद में ये झूठ प्रूवन हुआ क्योंकि इसमें बाद में मुसलमान सयाह भी थे इन तमाम जो बेसिकली हलाकतों में शामिल। और ज़राए ये भी कहते हैं कि भारतीय रवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर दुनिया की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के काबू से बाहर होने वाले सिक्योरिटी से हटाना चाहने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं। चाहे वो सन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत पहुंचे थे तो किस तरह आपको याद होगा कि उन्होंने सिखों को निशाना बनाया और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया, लेकिन फिर जब बाद में तहकीकात हुई आज़ादाना तौर पर तो उसमें सामने आया कि उसके पीछे भी रॉ का हाथ था। तो इस वाक़े की भी आज़ादाना तौर पर तहकीकात होनी चाहिए कि जब अमरीकी नायब सदर JD वैंस भारत के दौरे पर थे तो उनके हवाले से किस तरह उनके होते हुए ये क्यों हुए वाक़या वहाँ पर पेश आया। और ऑब्वियसली ज़राए ने मज़ीद बताया कि यह महज इत्तफ़ाक़ नहीं है कि मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर मुबैना हमला उस वक्त किया गया है जब JD वैंस भी भारत का दौरा कर रहे हैं, और ऑब्वियसली इससे पहले भी हुकूमत जो है वो सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए मुतअद्दिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का ड्रामा रचाती रही है। आपको याद होगा किस तरह पुलवामा में हमला के 33 फ़ौजी मारे गए और फिर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया गया, और फिर एक झूठी सर्जिकल स्ट्राइक्स का एक और ड्रामा किया गया जिसका पाकिस्तान ने जवाब में भरपूर जवाब दिया और 2 भारतीय तैयारे गिराए, जिसमें एक अभिनंदन को भी पकड़ा था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा बड़े दिल का और खैर सगाली का ही मुजाहरा किया है कि उसको नेक्स्ट डे भारत को वापस भी कर दिया ताकि अमन बरकरार रहे रीजन में। पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि ख़ित्ते में अमन बरकरार रहे, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है एक
फैशिस्ट गवर्नमेंट है, चाहे वो माओइस पे जो अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहते हैं या मासूम कश्मीरियों पे, या इंडिया में बसने वाले तमाम मुसलमानों या सिखों या बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे भी नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका तसल्लुत बरकरार रहे। तो इसी वजह से वो अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के वाक़यात करवाते रहते हैं। एंड ऑब्वियसली नाज़रीन, ये जो वाक़यात हैं और इस तरह के सबूत हैं कि भारतीय हुकूमत और भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में अपने तसल्लुत को बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। एंड इसी नाकामी की वजह से ही वो बार बार पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाते हैं, पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और बेसिकली कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान को किसी तरह डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया जाए, लेकिन हमेशा नाकाम और नामुराद हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है ऑब्वियसली। और नाज़रीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल की ख़राबी इस इलाके में भारत की पॉलिसीज़ की नाकामी को ज़ाहिर करती हैं। मौजूदा भारतीय हुकूमत, जिसकी क़यादत नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कर रही है, उसने 2019 में मकबूजा कश्मीर के ख़ुसूसी स्टेटस को मनसूख कर दिया था। इसी साल नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने इंडिया पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम आयद किया और इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन का मुतालबा किया। बहुत से मुस्लिम अक्सरती इंडियन कब्ज़े वाले मकबूजा कश्मीर के लोग बागियों के इस हदफ की हिमायत करते हैं कि इलाके को पाकिस्तान के साथ मुत्तहद किया जाए या एक आज़ाद मुल्क बनाया जाए, क्योंकि नाज़रीन बेसिकली कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। और ऑब्वियसली नाज़रीन, भारत के लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को पाकिस्तान मुस्तरद करता है और बहुत से मकबूजा कश्मीर के जो लोग हैं उसे एक जायज़ आज़ादी की जिद्दोजहद समझते हैं। यहाँ अहम बात नोट करने की है कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में इंडियन हुकूमत की पॉलिसियों ने कश्मीर के सिविल लिबर्टीज़ और इंसानी हकूक़ को संगीन तौर पर मुतासर किया है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद इलाके में फ़ौजी क्रैकडाउन में तेज़ी आई, जिसकी वजह से कश्मीरियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई हैं। लाखों हज़ारों बेगुनाह कश्मीर शहीद हो चुके हैं इस तहरीक में। और आज का हमला इस बढ़ती हुई इनसिक्योरिटी और कहा जा सकता है कि नाराज़गी का मज़हर है जो बेसिकली भारतीय पॉलिसीज़ के नतीजे में पैदा हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में अमन के लिए ज़रूरी है कि भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करे, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत यहाँ पर नाज़रीन प्लेबिसाइट होना चाहिए। और नाज़रीन, जब तक कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात को तस्लीम नहीं किया जाता, जब तक इंसानी हकूक़ बहाल नहीं किए जा सकते, इलाके में अमन कायम नहीं हो सकता। पाकिस्तान हमेशा से मकबूजा कश्मीर में मसले के पुरअमन हल के लिए दुनिया की तवज्जो दिलाता रहा है, लेकिन अफसोस कि भारत हमेशा मुज़ाकरात से पीछे हट रहा है, क्योंकि उसकी नीयत में ही खोट है। और नाज़रीन, इस हमले की तफसीलात अभी सामने आ रही हैं और हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन ये वाज़ेह है कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इस्तेहसाली पॉलिसीज़ जारी रहने तक इलाके में अमन और इस्तेहकाम का हसूल मुमकिन नहीं होगा। कश्मीरी अवाम को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ देने होंगे और उनकी आज़ादाना ख्वाहिशात का एहतराम करना होगा। नाज़रीन, इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। एंड ऑब्वियसली ये हमारी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि हम कश्मीर के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर में लोगों के हकूक़ पामाल हो रहे हैं उनकी हम सियासी और सिफारती सतह पर उसको उजागर करते रहें और उनके हक़ में आवाज़ उठाते रहें। इन तमाम हवालों से आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर में जो वाक़या पेश है और किस तरह भारत अपने फेलियर्स छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हमेशा झूठे इल्ज़ाम तराशी करता रहता है। अब हम नाज़रीन बात करते हैं इलॉन मस्क के बारे में। तो नाज़रीन, डोज के बेसिकली CEO और टेस्ला के CEO इलॉन मस्क ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के साथ वक्त पहले की निस्बत कम कर देंगे। उनका यह फैसला टेस्ला के पहले सहमाही में मुनाफे में होने वाली भारी कमी के बाद सामने आया है। इलॉन मस्क, जो डोनाल्ड ट्रंप की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डोज की क़यादत करते हैं, उन्होंने मंगल को कहा है कि वो अपने वक्त का बहुत ज़्यादा हिस्सा टेस्ला चलाने में लगाएंगे और मई से हुकूमती काम हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन तक महदूद कर देंगे। उन्होंने वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में
में कहा कि डोज टीम को मुकर्रर करने और हुकूमत के साथ मिलकर माली उमूर को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी बड़ा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और नाज़रीन, यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि टेस्ला के शेयर जो कि साल के आगाज़ से ही 40% से ज़्यादा गिर चुके हैं, मस्क के इस बयान के बाद फौरी तौर पर 4.6% बढ़ गए। ये इजाफा सरमायाकारों की खुशी का इजहार है जो टेक बिलियनियर की तकसीम शुदा तवज्जो से परेशान थे। इलॉन मस्क का यह बयान टेस्ला के जनवरी से मार्च के दौरान नेट प्रॉफिट में 71% की कमी की रिपोर्ट के सिर्फ चंद घंटों बाद आया है। ये इनकम गुज़िश्ता साल के 1.39 अरब डॉलर के मुकाबले में महज 409 मिलियन डॉलर रह गई है, जो उनका बेसिकली नेट प्रॉफिट है। नाज़रीन, इस मुद्दत के दौरान टेस्ला की आलमी सेल्स में भी 13% कमी हो गई है, जो डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया में मस्क की शमूलियत के खिलाफ कंज्यूमर बैकलैश का नतीजा भी कहा जा सकता है उसको। कई ममालिक में कंपनी की गाड़ियों, डीलरशिप्स और चार्जिंग स्टेशंस को दस्तियों, वैंडलिज्म और आतिशज़दगी के वाक़यात का निशाना बनाया गया है। ये कंपनी जो अमरीकी मार्केट के लिए अपनी कारें टेक्सास और कैलिफोर्निया में बनाती है, लेकिन पार्ट्स के लिए मेक्सिको पर इन्हिसार करती है, डोनाल्ड ट्रंप के ऑटो इम्पोर्ट्स पर 25% टैरिफ के नताइज का भी सामना कर रही है। इलॉन मस्क ने अपने डोज के वाले से काम का दिफा करते हुए कहा कि उनकी बेसिकली जो कोशिशें हैं वो फ्रॉड और वेस्ट से लड़ने और मुल्क को सही ट्रैक पर वापस लाने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका का जहाज़ डूब जाता है तो हम सब उसके साथ डूब जाते हैं, बशमूल टेस्ला और बाकी सब। लेकिन नाज़रीन, हकीकत ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की गैर मंतकी और कमज़ोर सोच वाली पॉलिसीज़ दुनिया के सबसे अमीर आदमी के कारोबार को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। इन्हीं पॉलिसियों का शिकार अब टेस्ला हो रही है, जो सस्ते पार्ट्स के लिए मेक्सिको पर इन्हिसार करती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ ने उसके कारोबार पर भी डायरेक्ट अटैक किया है। ये टैरिफ इंतहाई गैर मंतकी है, क्योंकि ये न सिर्फ टेस्ला जैसी बड़ी अमरीकी कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि आम अमरीकी सारिफिन के लिए भी बेसिकली जो मसनूआत है उनको महंगी कर रहा है। एक और दिलचस्प बात यहाँ पे यह है कि एलॉन मस्क अब टेस्ला पर ज़्यादा फोकस करने का ऐलान सिर्फ प्रॉफिट में कमी के बाद कर रहे हैं, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी जो शमूलियत और डोनाल्ड ट्रंप की गैर मंतकी पॉलिसीज़ की वजह से 13% उनकी सेल्स में कमी आई है। ये वाज़े करता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह अमरीका की मईशत और उनकी बड़ी कंपनीज को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो एलॉन मस्क की टेस्ला पर ज़्यादा फोकस करने की ये कोशिश कंपनी की गिरती हुई साख को बेहतर कर सकेगी, और क्या डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया से ताल्लुक़ का मतलब यह है कि वो अपनी सोच से अलग हो रहे हैं या सिर्फ अपना कारोबार बचाने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। हमें इसके असरात देखने के लिए कुछ वक्त का इंतज़ार बेशक करना होगा, क्योंकि नाज़रीन, टेस्ला इज़ फेसिंग सो मच कॉम्पिटिशन, स्पेशली जिस तरह चाइना तरक्की कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिस तरह हम वक्फन कवर करते रहे हैं। BYD जिस तरह उनकी सेल्स नहीं है, सिर्फ अगर लास्ट क्वार्टर की बात करें तो पिछले एक क्वार्टर में BYD की जो सेल्स हैं वो टेस्ला के मुकाबले में पूरे साल की टेस्ला की सेल्स से ज़्यादा थी की सेल्स। तो एलॉन मस्क बहुत शदीद कंपटीशन का शिकार हैं, बहुत शदीद दबाव का शिकार हैं, बैड प्रेस का शिकार हैं। तो अब इन तमाम हवालों के जो असरात होते हैं उनसे हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन अब हम रुख करते हैं क्रिप्टो की दुनिया का। और नाज़रीन, बिटकॉइन यानी क्रिप्टो की कीमत मार्च के बाद पहली दफ़ा $90,000 को पार कर गई है। ऑब्वियसली तमाम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को मुबारक। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट की मुसलसल उतार चढ़ाव और डॉलर की गिरती कीमत के दरमियान इन्वेस्टर्स क्रिप्टो करेंसी की तरफ माइल हो रहे हैं। कॉइन मेट्रिक्स के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत 4.8% इजाफे के साथ $91,563 तक पहुंच गई है, जिससे पिछले 2 दिनों में उसकी कीमत में 8% से ज़ायद का इजाफा हुआ है। पहले ये $91,754 तक पहुंच गई थी, जो 6 मार्च के बाद से उसकी सबसे ज़्यादा कीमत है। अप्रैल के शुरू से अब तक इसमें तकरीबन 23% का इजाफा हुआ है, और इस हफ्ते की ये बड़ी तेज़ी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में पीर को होने वाली एक और गिरावट के साथ ही आई, जब सदर ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावेल पर अपना प्रेशर बढ़ाया। ट्रंप इंतज़ामिया ने बेसिकली जो उनके फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं जेरम पावेल से फौरी तौर पर शरह सूद कम करने का मुतालबा किया है, और ये भी उन्होंने कहा है कि वो देख रहे हैं कि क्या पावेल को उनकी मुद्दत मई 2026 में ख़त्म होने से पहले कानूनी तौर पर बरतरफ किया जा सकता है। और इसी वजह से नाज़रीन, मंगल को स्टॉक्स ने पिछले सेशन में होने वाली शदीद गिरावट से काफ़ी हद तक बेसिकली रिकवरी भी कर ली, क्योंकि उन्होंने जेरम पावेल का डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि वो फायर नहीं कर रहे फ़िलहाल। और ऑब्वियसली समझने के लिए बात को अब थोड़ा आसान करते हैं कि बेसिकली फ़ेडरल रिज़र्व का मामला क्या है। फ़ेडरल रिज़र्व अमेरिका का सेंट्रल बैंक है जो शरह सूद का तयन करता है, जिस तरह यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है। जब शरह सूद ज़्यादा होती है तो लोगों के लिए कर्ज़ लेना महंगा हो जाता है, जिससे इन्वेस्टमेंट और ख़र्च कम हो जाता है और महंगाई कम हो जाती है। लेकिन जब शरह सूद ज़्यादा हो जाती है तो बेसिकली लोगों के लिए कर्ज़ लेना मुश्किल हो जाता है, जिससे बेसिकली इन्वेस्टमेंट और आपका जो अपना खर्चा
जो खर्चे हैं वो भी कम हो जाते हैं, महंगाई कम हो जाती है, लेकिन मार्केट्स भी सुस्त रफ्त हो जाती हैं। ट्रंप कम शरह सूद चाहते हैं ताकि कारोबार और स्टॉक मार्केट को फौरी फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि उससे नाज़रीन कम शरह सूद से लोगों की लिक्विडिटी बढ़ती है। लेकिन मुआशरी माहिरीन का ख्याल है कि ऐसा करना महंगाई को दोबारा बढ़ा सकता है और दूर रस्त बेसिकली या लॉन्ग टर्म में मईशत को नुकसान पहुँचा सकता है। पीर को अमरीकी ईट में 381.4 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज देखे गए। ये 30 जनवरी के बाद से सबसे बड़ी डेली इनफ्लो थे, जब 588.2 मिलियन डॉलर्स रिकॉर्ड किए गए थे, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में से 4 दिन भी इनफ्लोज ही रहे हैं। अब नाज़रीन आपको बताते हैं कि ETF क्या होता है। नाज़रीन ये एक्सचेंज ट्रेड फ़ंड का मुखफ़फ़ है जो स्टॉक की तरह ख़रीदा और फ़रोख्त किया जा सकता है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ असासों की एक सबत शामिल होती है। इस केस में ये ETFs बिटकॉइन की कीमत को ट्रैक करते हैं। और नाज़रीन क्रिप्टो करेंसी इस महीने के शुरू में टैरिफ से मुतालिक मार्केट की गैर यकीनी की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हुई थी, लेकिन पिछले हफ्ते से ये रिस्क बेसिकली जो रिस्क एसेट्स से अलग हो रही है। मंगल तक बिटकॉइन अप्रैल में 10% से ज़ायद उसमें बेसिकली इजाफा देखा जा चुका है, जबकि इसी मुद्दत में सोने की कीमत में 8% का इजाफा हुआ है, जो हम आपको बतदरीज बताते जा रहे हैं। S&P 500 इंडेक्स और अमरीकी डॉलर इंडेक्स दोनों ही इस महीने में 5% कम हुए हैं। बेसिकली जो कंपस पॉइंट के एनालिस्ट एड एंगल ने मंगल को एक नोट में कहा कि बिटकॉइन की लचक की अलामत दिखा रही है। बिटकॉइन का स्टॉक्स के साथ तारीखी तौर पर मैक्रो सेल ऑफ के दौरान 1.0 तक पहुंच जाता है, ताहम S&P के साथ इसका 30 दिन का कोरिलेशन सिर्फ 0.65 है। नाज़रीन कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जो बताता है कि मुख्तलिफ असासे एक दूसरे के साथ कैसे हरकत करते हैं। ये मुआशी इशारिये हैं, और अगर कोरिलेशन एक है तो उनकी कीमतों में इसी सिमत में ही चलती हैं, और अगर 0 है तो वह एक दूसरे से आज़ाद हैं, और अगर 1.0 है तो वो मुखालिफ सिमत में चलती हैं। तो ये जो 0.65 का कोरिलेशन ज़ाहिर करता है कि बिटकॉइन अब भी काफ़ी हद तक स्टॉक मार्केट के साथ चलते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में कम। उन्होंने मज़ीद कहा कि जहां हम बिटकॉइन की हालिया बेसिकली नाज़रीन डेवलपिंग कंस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन हालिया ताकत हल्की ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ आती है। इससे नाजरीन बेसिकली कहा जा सकता है कि बिटकॉइन की जो बेसिकली फी डीजिंग या टैरिफ डील्स जैसे किसी भी बड़े कैटलिस्ट के बगैर $93,000 के रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जा सकता है। इसके बावजूद बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स साबित कदम हैं, और जैसा कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी कम हो रही है, स्ट्रेटेजिक ख़रीदारी बढ़ रही है, यह अवामिल स्टॉक और फिक्स्ड इनकम की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान मज़ीद लचक की हिमायत कर सकते हैं। चार्ट एनालिस्ट कैटी स्टॉकटन के मुताबिक $88,000 की सतह क्रिप्टो करेंसी के लिए एक अहम रेजिस्टेंस मार्कर है। अगर कामयाबी के साथ इसको क्लियर कर लिया जाता है तो ये बिटकॉइन के लिए नियर टर्म यानी एक शॉर्ट टर्म में एक मुस्बत तब्दीली होगी, जिसकी अगली बेसिकली सतह तकरीबन $95,900 के करीब होगी। आसान अल्फाज में अगर इसको समझाया जाए तो रिजर्वेबल वो कीमत होती है जहाँ आम तौर से बेसिकली नाज़रीन सेलिंग प्रेशर यानी बेचने का प्रेशर बढ़ जाता है और कीमत में इजाफे को रोक सकता है। अगर कीमत इस लेवल को तोड़ देती है तो यह आगे बढ़ने का इशारा भी हो सकता है। अलगर्ज बिटकॉइन एक बार फिर अपनी ताकत दिखा रहा है, ख़ासतौर पे ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के गैर मामूली मुदाखलत से अमरीकी स्टॉक मार्केट और डॉलर में गैर यकीन सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि सदर ट्रंप का जो फेडरल रिजर्व को कंट्रोल करने की कोशिश करना है वो अमरीकी मईशत के लिए ख़तरनाक हो सकता है, और इससे बेसिकली जो सरमायाकार हैं वो बिटकॉइन जैसे मुतबादिल असासों की तरफ ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। बिटकॉइन अभी $93,000 की सतह से ऊपर नहीं गया है, लेकिन अगर ये इस मज़ाहिमत को तोड़ देता है तो माहिरीन का ख्याल है कि कीमत जल्दी $1 लाख तक पहुँच सकती है। लेकिन याद रखें क्रिप्टो मार्केट इंतहाई गैर मुस्तहकम है, और उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला करने से पहले अपनी तहकीक करना और माहिरीन से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। आइंदा दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर डालती हैं, ख़ासतौर पर उस ऐसे वक्त पर जब सदर ट्रंप ने माजी में बिटकॉइन के बारे में मुख्तलिफ मवाक़िफ़ इख्तियार किए हैं। हम इसी नज़र रखेंगे और आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करते रहेंगे। लेकिन नाजरीन यहाँ हमारे शो का वक्त हो जाता है फ़िलहाल ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। हमने आपको शो के शुरू में कश्मीर के हवाले से आगाह किया, जो मकबूजा है कश्मीर में जो बेसिकली भारत किस तरह का प्रोपेगेंडा अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कर रहा है। इन तमाम हवालों से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। बोल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मुइज़्ज़र रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।